नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत हरियाणा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में चल रही अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2023 में कक्षा 8वीं संस्कृत विषय के दिए गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सभी परीक्षार्थी पहले से जानते हैं कि आप अपने पेपर पर जो स्थान दिया गया है विद्यार्थी का नाम, वहां पर अपना नाम और रोल नंबर ध्यान से लिखें और प्रश्न पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। जैसा कि दिया गया है, अर्धवार्षिक आकलन सितंबर 2023 कक्षा 8 विषय संस्कृत। समय रहेगा 90 मिनट और कुल अंक 40। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2. प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों क, ख, ग, घ, अंग में बांटा गया है। किस प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है? भाग क, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो भाग क के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 10 सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जैसा कि बताया गया है कि भाग क के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और वो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक रहेंगे। उनमें आपने सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। गुणा केसु गुणा भवन्ति। जो गुण है वो किस में गुण भवन्ति मैंने गुण होते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा गुणगेषु, यानी कि गुणियों में। जो गुण है गुणियों में ही गुण होते हैं या गुण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्षुधा पदस्य हिंदी अर्थ अस्ति। जो क्षुधा शब्द है उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ रहेगा भूख। विकल्प क। तो सही विकल्प पर हमने निशान लगा दिया है। प्रश्न संख्या 3, निर्देशः पदे कै उपसर्ग है। निर्देश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो निर्देश शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? विकल्पों को देखते हैं। क में नी, ख दुष, ग निर और घ निस। तो सही जो उत्तर है वो रहेगा निर, ग नंबर पर। तो निर जमा देश है, तो उपसर्ग कौन सा रहेगा? निर। प्रश्न संख्या 4, खरन खरह नाम सिंह कुत्तर बस्ती सम। खरन खर नाम का शेर कहाँ रहता था? तो सही विकल्प रहेगा घ, वने। वने का अर्थ है वन में। प्रश्न संख्या 5, चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्र किसको कहा जाता है? मोबाइल फोन को। यंत्र में यंत्र में मोबाइल फोन में ईमेल स्थाने कानि सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल नाम का जो स्थान है वहां पर किन्हें सुरक्षित रख सकते हैं या क्या सुरक्षित रहती हैं? तो हमारा उत्तर रहेगा, सही विकल्प रहेगा ग, पत्राणि। यानी कि हम ईमेल में हमारे पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, पठित्वा पदे कह प्रत्यय। पठित्वा जो पद है, शब्द है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो इसमें रहेगा ये जिस पीछे दिखाई दे रहा है त्वा। तो इससे हम पहचान गए कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। तो सही विकल्प है क, कत्वा। प्रश्न संख्या 7, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। निज मैंने अपना, निकेतन में घर, कुत्र अस्ति। तो कविता के आधार पर हमारा जो निकेतन है, घर है, वो कहाँ बताया गया है? सही विकल्प है ग, गिरि शिखरे। गिरि मीन्स पर्वत, शिखरे में चोटी, तो पर्वत की चोटी पर। प्रश्न संख्या 8, भगिनी
पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, भगिनी पद का विलोम पद क्या है? तो भगिनी का विलोम पद रहेगा ख विकल्प पर भ्राता। प्रश्न संख्या 9, गजधरा के आसन, गजधरा मीन्स गजधर कौन थे, कौन थे वो? तो सही उत्तर रहेगा ख, वास्तुकारः। प्रश्न संख्या 10, सप्त राज्यानि किम कथ्यन्ते, सप्त राज्यों को किम मैंने क्या कथ्यन्ते मैंने कहते हैं या कहा जाता है, क्या कहा जाता है 7 राज्यों को? सही उत्तर है क, सप्त भगिन्य है, मतलब 7 बहनें। भाग ख, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। जो प्रश्न संख्या 11 से 15 एक एक अंक के रहेंगे। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन में पद से शब्द से लिखो, यानी कि आपने सिर्फ एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 11 है, आत्मवशम किम भवति, आत्म अपने, वशम मैंने वश में रहकर, किम भवति क्या होता है, अपने वश में रहने से क्या होता है? सुखम। अगर हम अपने ही वश में हैं यानी कि किसी दूसरे के वश में नहीं है, हम स्वतंत्र है, तो क्या होता है? हम सुखी होते हैं, सुखम आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा में पृथ्वी को, धरती को, किम मन्ये क्या मानता हूं, तो मैं पूरी पृथ्वी को, धरती को क्या मानता हूं? कुटुंबम, कुटुंबम का अर्थ होता है परिवार, पूरी पृथ्वी को, धरती को मैं अपने परिवार की तरह मानता हूं, समझता हूं। प्रश्न संख्या 13, मधुमक्षिका किम जनयति, जो मधुमक्षिका है अर्थात मक्खी है, किम जनयति वो क्या तैयार करती है, पैदा करती है, बनाती है। तो मधुमक्षिका क्या पैदा करती है, तैयार करती है? माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ होता है शहद। प्रश्न संख्या 14 है, व्याधशय नाम किम आसीत, व्याध का अर्थ होता है शिकारी, शिकारी का क्या नाम था? तो पाठ के अनुसार शिकारी का क्या नाम दिया गया है? चंचला है। क्या नाम है? चंचला है। प्रश्न संख्या 15 है, दिष्टया का समागता, दिष्टया मैंने सौभाग्य से, अच्छी किस्मत से, का मीन्स कौन, समागता मैंने आ गई। तो पाठ के अनुसार गृहम शून्यम सुताम विना, पाठ में से दिया गया है सौभाग्य से कौन आ गई थी? राकेश की भगिनी बहन, तो उसका नाम क्या था? शालिनी। तो दिष्टया शालिनी समागता, तो यहां पर इसका उत्तर रहेगा शालिनी। भाग ग, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। भाग ग के अंदर अति लघुत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपने अति लघु रूप में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इसमें जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के रहेंगे। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि 20 से 30 शब्द ही लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 16 है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, अस्मिन् वाक्ये त्रयः के सन्ति, त्रिषु मैंने तीनों के, तुष्टेषु मैंने संतुष्ट होने पर, तपः मैंने तपस्या, समाप्यते मैंने समाप्त हो जाती है या पूरी हो जाती है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में, त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में वे 3 कौन है? तो इस वाक्य के अनुसार श्लोक को अगर हम याद करें तो उसमें से हम क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तपः मीन्स तपस्याएं समाप्त हो जाती है। वाक्य अस्मिन् माता पिता आचार्य इति तरह सन्ति, तो इस वाक्य के अनुसार माता पिता और आचार्य ये त्रय सन्ति, ये 3 हैं। यानी कि अगर हम अपने माता पिता और आचार्य में गुरुजनों को संतुष्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो हमारे से खुश हो जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो हमारे जीवन की सभी प्रकार की तपस्याएं सफल हो जाती है या पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
प्रश्न संख्या 17 है, गजधरः किम कुर्वन्ति सम। जो गजधर थे वो क्या करते थे। तो पाठ के अनुसार जो बताया गया है वो उत्तर इस प्रकार रहेगा, गजधरः नगर नियोजनात् लघु निर्माणम पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति सम। जो गजधर थे वो नगर नियोजन से लघु निर्माण तक सभी प्रकार के कार्य करते थे। यानी कि किसी भी नगर को बसाना है, गांव या शहर को, उसकी नियोजन का अर्थ होता है जिसको हम अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं, उससे लेकर के और छोटे से छोटा निर्माण कार्य भी वो गजधर करते थे। प्रश्न संख्या 18 है, अहम किम किम चुनोमी। मैं क्या क्या चुनूंगा या चुनता हूं। तो ये अहम किसके लिए है, भारत जनता के लिए। तो उत्तर रहेगा, अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। मैं प्रेयः में प्रिय और श्रेय मैंने कल्याणकारी, च प्रिय और श्रेयकर यानी कल्याणकारी, उभयम मैंने दोनों को, चिनोमी मैंने चुनता हूं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। भाग घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो इस भाग में लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 से 21, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 19, कोष्ठक प्रदत्ते अव्यवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए अवयव पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को पूरा करें। तो आइए पहले हम दिए गए शब्दों को, अवयव शब्दों को पढ़ लेते हैं नीचे ही। तदा, कश्चन, यदि, यदा, दूरे। आइए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, खाली स्थान, व्याधय जालम विस्तीर्य। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कश्चन में कोई, एक वन में कोई, व्याधय में शिकारी, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर या बिछाकर, दूरे यहाँ क्या आ जाएगा, दूरे स्थित है, दूर स्थित हो जाता है या चला जाता है। क्रमशः इसके अनुसार आकाशात माने आकाश से, सह परिवार है, परिवार सहित, कपोत राजा है, कबूतरों का राजा, नीचे ही आगच्छत नीचे आ जाता है, यानी कि वो अपने परिवार के साथ, उसके साथ अन्य कबूतर भी थे। खाली स्थान में आ जाए, यदा कपोता तंडुलान अपश्यन। जब कपोता में कबूतर तंडुलान में चावलों को अपश्यन में देखते हैं, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनमें लोभ जाता है, पैदा हो जाता है, यानी कि उन्हें चावलों को देखकर उनका मन ललचा जाता है, उनके मन में लोभ पैदा हो जाता है, जाग जाता है। परम राजा सहमत नासीत, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था, इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनकी युक्ति थी, यानी कि उनकी जो सोच थी क्या थी, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। ये आधा जो गद्यांश है वो इसमें नहीं दिया गया है, तो उस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए क्या शब्द आता है, यदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करें। क ये साधारण वाक्य है, इनमें किसी शब्द को रेखांकित किया गया है, उस शब्द को आपने आधार मान करके प्रश्न बनाना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, शुरू हुआ। तो लेखनम शब्द को हटाएंगे, यहाँ पर आपने प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ। तो क्या शुरू हुआ था, लेखनम। तो लेखनम की जगह हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा किम, इसलिए मैंने हल्का हल्का इसको रेखांकित कर दिया है ताकि आप समझ जाए कि लेखनम को हटा करके हम किम प्रश्नवाचक
शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। ख, वाक्य ख पर चलते हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो इसमें रेखांकित शब्द है वेतनानि। तो वेतनानि शब्द के स्थान पर हम कौन से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे? कानि। तो कार्य समाप्त, कार्य के समाप्त होने पर वेतनानि माने वेतन के, किसके, कानि में किन के बहुवचन में रहेगा ये, किन के अतिरिक्त माने अतिरिक्त सम्मानम प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। कार्य समाप्त होने पर किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं? तो कानि, वेतनानि के स्थान पर कानि। ग, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तयो मैंने उनका, नित्य मैंने हमेशा, प्रिय मैंने प्यारा, कुर्यात में करना चाहिए। तो किनका, तो किनका प्रश्न बन जाएगा कयोः। तयो के स्थान पर क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द? कयोः। नित्यम प्रियम कुर्यात, किनका नित्य मैंने हमेशा प्रिय करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखित। यानी शुद्ध वाक्य के सामने आम हाँ, अशुद्ध वाक्य के सामने न मतलब नहीं। इति मीन्स यह लिखित मैंने लिखे। शुद्ध वाक्य के सामने आप आम यहाँ लिखें और अशुद्ध के आगे न अर्थात नहीं लिखें। वाक्य क, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील के किमपि मैंने कुछ भी नहीं वर्धते, तो ये बात अशुद्ध है, इसके आगे न लिखेंगे। पूर्तः चरणम विदेहि, तो यहाँ पर आ जाएगा आम हाँ। ग, गमनम शुक्रम अस्ति, जो हमारा चलना है या जाना है वो शुक्रम मैंने आसान, अस्ति मैंने है। तो कविता को ध्यान में रखते हुए हमारा जो गमन है वो शुक्रम नहीं है, दुष्कर्म था, तो यहाँ पर आ जाएगा न। घ, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि। ये कविता को ध्यान में रखते हुए भारत जनता हम, उसमें जो भारत की जनता है वो पूरी दुनिया को या दुनिया के लोगों को एक परिवार के, कुटुंब के रूप में, परिवार के रूप में तो या परिवार की तरह से देखती है। तो इसलिए उस कविता की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आम हाँ। अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की नजर से संसार को देखता हूँ, यानी कि पूरे संसार को एक परिवार की तरह ही समझता हूँ या देखता हूँ। अंग, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं वसुंधरा को कुटुंब नहीं मानता। ये वाक्य अशुद्ध है, यहाँ लिखेंगे न। च, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनात्मा अंतरात्मा तुष्यति। मनुष्य सदा वही कर्म करता है जिससे अंतरात्मा तुष्यति मैंने संतुष्ट होती है या प्रसन्न होती है। इसका रहेगा उत्तर आम हाँ। तो हर मनुष्य वही कार्य करता है जिससे उसकी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। भाग अंग, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 22 व 23, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो 22 और 23 प्रश्न 5-5 अंक के रहेंगे। प्रश्न संख्या 22, किसी एक श्लोक का सप्रसंग सरलार्थ कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में 2 श्लोक दिए गए हैं, जैसा कि ये और ये। इनमें से जिस श्लोक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में आप भली प्रकार से लिख सकते हैं, उसका प्रसंग लिखना है, सरलार्थ लिखना है, तो आप उसी को हल करें जिसको आप अच्छे से हल कर सकते हैं। तो मैंने श्लोक नंबर 2 जो अथवा में दिया गया इसको हल करके दिखाया गया है, ये मार्गदर्शन के लिए है।
आप जो चाहें उस श्लोक को हल कर सकते हैं। और आप जिस श्लोक को हल कर रहे हैं हो सके तो आप उसका संकेत रूप में लिख दें, ताकि निरीक्षक को पता लग जाए कि आपने किस प्रश्न को हल किया है। तो संकेत के रूप में भी आप बता सकते हैं कि उसका पहला जो शब्द है श्लोक का वो, और आखिरी शब्द को लिख दें। अभिवादनशीलस्य है डैश है और आखिरी शब्द है बलम। इससे पता चल जाएगा, जो आपके उत्तर पुस्तिकाओं को जांच रहा है शिक्षक, उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन से श्लोक को हल किया है। तो इसके लिए आप पहले उसका प्रसंग लिखेंगे, फिर आप सरलार्थ लिखेंगे। प्रसंग: यह श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है, नीति नवनीतम नामक पाठ में से लिया गया है, और यह श्लोक सदाचार पर आधारित है। जैसा कि हमने इस श्लोक को पढ़ा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो ये सदाचार से संबंधित श्लोक है। आइए अगले पृष्ठ पर इसका सरलार्थ लिखते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा: जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करने वाला, यानी कि जिसको अभिवादनशील, जो बड़ों का अभिवादन करता है उसे क्या कहते हैं? अभिवादनशील, यानी कि बड़ों को प्रणाम करने वाला, तथा प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीजों में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं। जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करता है और हर रोज या प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। प्रश्न संख्या 23: किसी एक गद्यांश का सप्रसंग हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रश्न में भी 2 गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से जो चाहे आप हल कर सकते हैं। अब समय के अभाव में मैं एक को ही हल कर रहा हूं, जो चाहे आप उसको हल करें। मैं पहले ही गद्यांश को हल करता हूं। इसको हल करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम, यहाँ पर प्रदानम शब्द छूट गया है, पाठ में प्रदानम शब्द भी दिया गया है। मौखिकम आसीत, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था या था। विद्या श्रुति परंपरा से, यानी श्रवण परंपरा से, सुनने से ग्रहण की जाती थी या प्राप्त की जाती। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि और भोज के पत्तों के ऊपर, लेखन कार्यम आरंभम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तन काले, समय में परिवर्तन से या समय बदलने से, कर्गद से लेखन्या से आविष्कार, कागज और लेखन्या में लेखनी के आविष्कार से, सर्वेशम एवं सभी ने, मनोगता नाम अपने मन के भावों को, कर्गोद ऊपरी कागज पर, लेखनम मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। जब कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया तो सभी ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हुए आप पहले संकेत लिखें तो बहुत अच्छी बात है। संकेत से पता चल जाता है कि आप किस गद्यांश को हल कर रहे हैं। तो गद्यांश का पहला शब्द है प्राचीन काले और आखिरी जो शब्द है प्रारब्धम, इनको हम लिख देंगे। आगे लिखेंगे हम प्रसंग, क्योंकि हमें इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है या अनुवाद लिखना है, तो आप प्रसंग भी अवश्य लिखें। तो हमारा उत्तर इस प्रकार रहेगा। संकेत के बाद प्रसंग। यह गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है,
डिजि भारतम नामक पाठ में से लिया गया है। जो गद्यांश है कहां से लिया गया? हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक तृतीय भाग में से डिजि भारतम नामक पाठ में से लिया गया है। इसका अनुवाद या सरलार्थ इस प्रकार रहेगा: प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या या शिक्षा स्वर्ण मतलब सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। इसके बाद ताड़पत्रों, पत्रों का अर्थ है पत्तों, और भोजपत्रों यानी भोज के पत्तों पर लेखन कार्य आरंभ हो गया। समय में परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। तो ये आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको हमारे इस प्रश्न पत्र का हल कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।